हेलो 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 विद्यार्थियों, क्या हालचाल, कैसी चल रही पढ़ाई। तो विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम आपको पूरा चैप्टर डिटेल में पढ़ाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाएंगे और सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरी, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, डायग्राम, सारी चीजें आपकी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। आइए, मेरा नाम है मलिक खान और स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुंदर से प्यारे से चैनल पढ़ाई विद डीसी में। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक करंट। हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है। नहीं पता तो बता देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है विद्यार्थियों। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की, है ना। करंट बताएंगे, पहले बात करें इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है हमारा? चार्ज। चार्ज क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। सिंपल सा, किसी भी मैटर की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। ठीक है, मास भी सेम है लेकिन चार्ज भी। ठीक है, बात करें हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो विद्यार्थियों इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 10⁻⁻⁻�9 कूलाम। ठीक है, इस चीज को आपको बढ़िया तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये हमेशा आपके काम आने वाली है लाइफ में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? -1.6 10⁻⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, कूलाम क्या है? चार्ज की एसआई यूनिट है। ठीक है, जितने भी चार्ज है उसको हम कूलाम में मेजर करते हैं। ठीक है, अब बात करें विद्यार्थियों इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? तो आज के लेक्चर में हम बार बार एक कुछ ऐसा डायग्राम बनाने वाले हैं, ऐसा। और इस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? कंडक्टर। ये हमने कंडक्टर बनाया है ना, कंडक्टिंग वायर बनाया, कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं। ठीक है, अलाउ करते हैं कि हाँ भैया मेरे अंदर से करंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है, तो ये हमारा है एक सुंदर सा प्यारा सा कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है विद्यार्थियों? इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ठीक है ध्यान से सुनना, एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, ये हुआ इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड में पास होता है। फिर से ठीक है, इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से, यहां से कितना अमाउंट ऑफ चार्ज पर सेकंड क्या होता है? पास होता है या ट्रांसफर होता है। उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आपने डेफिनेशन सुनी होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, क्लियर है, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है? रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या कि इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से यूनिट टाइम में, मतलब पर सेकंड में, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना क्यू पास हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है पर सेकंड में, उसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्या है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। The amount of charge passes through the cross sectional area of any conductor in unit time is called electric current। ठीक है, I से डिनोट करते हैं, उसकी यूनिट सभी को पता है, एम्पियर। क्या है? एम्पियर। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद बात करें हम इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करें विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सिंपल सा, करंट का कंटिन्यूअस और क्लोज्ड पाथ। जैसे यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये हमारा सर्किट नहीं है ना। हमें क्या करना है? करंट को एक क्लोज्ड और कंटिन्यूअस पाथ देना है। क्लोज्ड मतलब जहां से शुरू हुआ वहीं पर खत्म। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या हुआ? जहां शुरू हुआ वहीं खत्म, पूरा क्लोज्ड। ठीक है, ये तो हमारा ओपन हुआ। ठीक है, तो क्लोज भी देना है और कंटिन्यूअस पाथ भी देना है। ठीक है, क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। ठीक है, तो हमने यहां पर लगाई एक बैटरी। ठीक है, और यहां से हमने इस वायर को जोड़ा और ये बना दिया। ठीक है, सभी लोगों को पता होगा बैटरी या सेल की बात कर रहे हैं हम, तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, इस टाइप से बनाते हैं हम पेयर्स में। एक बड़ा वाला टर्मिनल, एक छोटा वाला, बड़ा वाला, छोटा वाला। ठीक है, पेयर्स में बनाने हमेशा इवन नंबर, नॉट और, है ना। ऑड नंबर नहीं बनाना है हमें, क्या बनाने? इवन नंबर। 2 4 6 8 10 12, नॉट ऑड। ठीक है, सॉरी नॉट ऑड, ओनली इवन। ठीक है, और जो हमारा ये बड़ा वाला टर्मिनल होगा इसे बोलेंगे पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाले टर्मिनल को बोलेंगे नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गया हमारा बैटरी, है ना। बैटरिया, क्या है? बैटरिया, बैटरी। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमारा है इलेक्ट्रिक सर्किट। अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? कोई डाउट नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें विद्यार्थियों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? ठीक है, यहां पर बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है विद्यार्थियों। कोई हमने पॉजिटिव चार्ज माना कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दिख रहा है ना, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, अब इसके पास हमने माना कि अगर इस एरिया में, ठीक है, थोड़ा सा हाँ सर्कुलर नहीं बनी, कोई बात नहीं, ये ले ली हमने कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसा ऐसा, हाँ अभी ठीक है। ठीक है, यहां पर अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज को लेकर आए तो ये चार्ज क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, आ जा। अगर मान लो दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेकर गए तो उसको रिपेल करेगा, दूर जा। ठीक है, ये चीज होगी। ठीक है,
लेकिन अगर हम इस चार्ज को यहां पर रखें तो क्या ये इसे अट्रैक्ट के रिपल कर सकता है? नहीं। इसको यहां पर रखें तो क्या कुछ होगा? फोर्स, अट्रैक्शन या रिपल्शन? नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने इस चार्ज को इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रख दिया, इस चार्ज की फील्ड से बाहर रख दिया, इस चार्ज की रेंज से बाहर रख दिया, आउट ऑफ रेंज, है ना। फील्ड का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? रेंज। फील्ड का मतलब होता है रेंज। जैसे हम बात करते हैं ना इंफिनिटी, इंफिनिटी का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ रेंज। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाएगा तो ध्यान रखना। ठीक है, क्या है? आउट ऑफ रेंज। अगर बात करें हम कि ये इंफिनिटी पर है मतलब आउट ऑफ रेंज पर है। ठीक है, फील्ड में है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है विद्यार्थियों? किसी भी चार्ज के आसपास का वो एरिया जहां तक उसके फोर्स को या उसके इफेक्ट को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसी चीज को बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? जैसे इस चार्ज के लिए ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, आउट ऑफ रेंज भेज दिया तो ये हो गया इन्फिनिटी। ठीक है, किसी कोई भी चीज अगर आउट ऑफ रेंज है तो हम क्या बोलेंगे? आउट ऑफ फील्ड है, वो इन्फिनिटी पर है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करें, अगर हमें किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से किसी दूसरे चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाना हो, ठीक है, तो हमने बोला इसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कोई चार्ज है जो अकेला है, यूनिट है, ठीक है, 1 कूलम, ठीक है, और उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाना है। तो जिसे अगर जब अंदर, अगर ये चार्ज अंदर होता तब तो ऑटोमेटिकली रिपल होता या माइनस होता तो अट्रैक्ट होता। ठीक है, लेकिन जब इसे बाहर कर देंगे तब तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो ये इस पे कोई फोर्स लगा पा रहा है क्या? नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको अंदर लाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। ठीक है, उसी वर्क को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है विद्यार्थियों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जब किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़े, क्या करना पड़े? वर्क डन, उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका फॉर्मूला है V इज इक्वल टू W बाई Q। W इज वर्क डन एंड Q इज यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज बोले तो 1 कूलम, याद रखना, यूनिट चार्ज बोले तो 1 कूलम। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको बुक्स में ये डेफिनेशन मिलेगी, फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, दोनों एक ही चीज है, अभी बताया हमने। आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ फील्ड मतलब इंफिनिटी। ठीक है, तो ये हम इसे या तो आउट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोले या इंफिनिटी बोले, बात एक ही है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला है ये, और इसकी यूनिट जो है वो है वोल्ट। क्या यूनिट है? वोल्ट। क्लियर है? अब बात करें हमारा नेक्स्ट टॉपिक विद्यार्थियों, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी कहते हैं। हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में हम जिससे बोलते हैं वोल्टेज, उसका मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम आपको दो तरीके से बताएंगे। एक तो जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें जो होता है, जो आपने हमेशा पढ़ा है, उसको समझा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई चार्ज है प्लस क्यू, उसके आसपास हमने बना दिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, EF, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर किसी चार्ज को हम बाहर से अंदर लेके आए तो हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर आ गए, यहां पर लाने में जो वर्क डन हुआ उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, वही क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। सेम फॉर्मूला W बाई Q, सेम यूनिट वोल्ट। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसकी? वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज को मेजर करते हैं ना, वोल्ट, कितने वोल्ट का वोल्टेज है, वोल्टेज कम है ज्यादा है, क्या बोलते हैं? वोल्ट। ठीक है, तो वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों क्या है? सेम है। अब बात करें आपको दूसरी तरीके वाला कि एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअल में विद्यार्थियों पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है, जैसे हमने सपोज करा ये हमारा पॉइंट x है और ये वाला y है। ठीक है, x और y, तो दोनों का जो पोटेंशियल अलग अलग है। ठीक है, तो कितना अलग है, कितना डिफरेंस है? जैसे हमने माना कि इस x का पोटेंशियल जो है वो है 50 वोल्ट। ठीक है, 50 वोल्ट का। y का जो पोटेंशियल है वो है 30 वोल्ट का। अब बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कंडक्टर क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 50 माइनस 30 क्या आएगा? 20, है ना। तो पोटेंशियल का में कितना डिफरेंस है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है?
20 वोल्ट का, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के किसी भी 2 पॉइंट के बीच के, है ना, किसी भी 2 पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के 2 पॉइंट के पोटेंशियल के बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। क्लियर है, दोनों चीजें क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद विद्यार्थियों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आने वाला है ना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आते हैं, बहुत सारी चीजें आती है, और वो है हमारा ओम्स लॉ, है ना। जॉर्ज साइमन ओम नाम के एक भाई साहब थे हमारे पुराने, ठीक है, उन्होंने एक लॉ बताया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत काम का लॉ है। क्या बताया था इन्होंने, इसने बताया था ओम भाई साहब ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा है ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। और इन्होंने एक यूनिट भी दे दी रेजिस्टेंस को मेजर करने की, यूनिट ओम, ठीक है। अब क्या होता है ओम्स लॉ, ओम ने क्या बताया विद्यार्थियों कि अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या समझ में आ रहा है, क्या है, कंडक्टर है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, क्या सोचना, क्या है, कंडक्टर, क्या है, कंडक्टर, ऐसा स्ट्रक्चर क्या है, कंडक्टर ना, कंडक्टर, जहां ऐसा दिखे क्या है, कंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर की अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज ना करें, ठीक है, ओम भाई साहब ने बताया, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूं ना, ओम भाई साहब ने बताया, किसने बताया, ओम भाई साहब ने, ओम भाई साहब ने बताया कि अगर किसी कंडक्टर की किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी चेंज ना किया जाए, कांस्टेंट रखें, फिजिकल क्वांटिटीज क्या सर, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, ये सारी चीजें क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर ऐसा होता है तब इसके दोनों एंड के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बताया ओम्स लॉ में ओम भाई साहब ने, क्या बताया कि अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल क्वांटिटीज में कोई चेंज ना किया जाए तब उसके दोनों एंड के अक्रॉस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस उसमें फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर, क्लियर है, चलिए अब जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगेगा, एक कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है आर, आर को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस इसमें करंट फ्लो हो रहा, अलग अलग वायर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। क्लियर है, आगे बताएंगे क्या होता है रेजिस्टेंस, बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं, ठीक है, फिलहाल के लिए इतना क्लियर है ओम्स लॉ ना, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, V बाय आर इज इक्वल टू आई, ऐसा, क्लियर है, क्लियर। चलिए न्यूमेरिकल में ये काम आएगा इसलिए बताया, ये वाला फॉर्मूला हमने ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सर ये रेजिस्टेंस क्या होता है, व्हाट इज रेजिस्टेंस, है ना। अभी तक तो सबने कई बार सुना होगा एग्जाम में, सॉरी क्लास में, अपने सभी ने सुन रखा है रेजिस्टेंस क्या होता है, जो अपोजिट फोर्स लगाता है, करंट को रोकने का काम करता है, कैसे, किस तरीके से रोकता है, ठीक है, थोड़ा सा फील देते हैं, चलो आओ। ये बना दिया हमने एक, क्या क्या बनाया, बोलो बोलो क्या बनाया, कंडक्टर, ऐसा स्ट्रक्चर मतलब कंडक्टर, ऐसा स्ट्रक्चर मतलब कंडक्टर, है ना, क्या बनाया, कंडक्टर बनाया, ठीक है, कंडक्टर बना दिया। अब कंडक्टर में क्या होता है विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये हमने बना दिया कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे किधर, इस डायरेक्शन में। अगर करंट इधर फ्लो हो रहा तो इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट है ना, ये ध्यान रखना। एक चीज ये भी बता रहा है, हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रॉन और करंट हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, अगर करंट ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, अगर हम रिवर्स कर दें करंट ऐसे तब इलेक्ट्रॉन ऐसे। क्लियर है, अगर करंट ऐसे तो इलेक्ट्रॉन ऐसे। फिलहाल क्या है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ से करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ऐसे तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, ऐसे। क्लियर है, तो ये हमने बताया हमारा करंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ये जो हमारे चार्ज फ्लो हो रहे हैं ना, करंट, ठीक है, इसको रोकने का काम करता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फ्लो उतना ज्यादा करंट, है ना, ये चीज ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना ज्यादा, करंट भी उतना ही ज्यादा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जितना कम, करंट उतना कम। ठीक है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर में, उतना ही ज्यादा उसमें करंट फ्लो होगा। क्लियर है, चलिए अब क्या होगा, यहां पर अलग अलग मटेरियल में क्या होते हैं, बीच में अलग अलग कुछ इस टाइप के आयंस होते हैं, है ना,
इस टाइप के अननेसेसरी आयंस होते हैं, ऐसे आयंस जो इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोकने का काम करते हैं। इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इससे टकराएगा तो क्या हुआ, हम भाग रहे हैं किसी से टकरा गए, हमारी स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, फिर थोड़ी आगे गए, फिर किसी से टकराए, स्पीड स्लो हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, जो पाथ हमें ट्रेवल करने में 10 मिनट लग रहे थे, अब हमें उसको ट्रेवल करने में 12 मिनट लगे, 2 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तो क्या हुआ, हमने जो पार्ट ट्रेवल करा उसमें हमारा टाइम बढ़ गया ना। टाइम बढ़ने के हिसाब से क्या हुआ, हमारा रेट ऑफ फ्लो कम हो गया। ठीक है, और अगर हम सीधे रोड पे दौड़ रहे हैं, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी बैरियर नहीं है बीच में, ठीक है, तो हम हमारे 10 मिनट वाले टाइम में तेजी से दौड़ेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा फ्लो प्रॉपर हो रहा है, तो हमारा रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर बीच में कोई बैरियर नहीं है, और अगर बीच में बैरियर बढ़ते गए तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, कंडक्टर के अंदर के ही वही आयंस होते हैं, है ना, कंडक्टर के ही अंदर के कुछ आयंस ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकने का काम करते हैं। रोकने का काम ऐसा नहीं इसको पकड़ लेते हैं, उसकी स्पीड स्लो कर देते हैं। कोलिजन से टक्कर होती है, कोलिजन होता है, उनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रॉपर फ्लो नहीं हो पाते हैं, उनको फ्लो होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, और टाइम लगेगा तो करंट की वैल्यू कम होगी। अभी हमने देखा करंट का फॉर्मूला क्या है, Q/T। ठीक है, एक चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन पहले 10 मिनट में फ्लो हो रहे थे, तो आंसर आ रहा था 1 एम्पियर। अब वो 10 इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में 12 मिनट लग रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या 1 एम्पियर आएगा, नहीं, हमारा आंसर कुछ और आएगा। क्या आएगा, 0.8 एम्पियर। ठीक है, ऐसे आएगा ना, 0.8 एम्पियर के आसपास का। तो क्या हुआ, करंट की वैल्यू, आई की वैल्यू यहाँ पे 0.8, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या रही, 1 एम्पियर, चेंज हुई ना वैल्यू। इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, करंट को रोकने वाला, है ना। समझ में आ गया अभी क्लियर। डेफिनेशन तो सभी को पता है, रटे रटाई है, आपने हजारों बार स्कूल में सुनी है। ऑपोजिट फोर्स ऑफर्ड इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के पाथ में जो ऑपोजिट फोर्स लगता है, जो बैरियर्स आते हैं, करंट को फ्लो नहीं होने देते, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। लेकिन आज हमने आपको एक बढ़िया सी नई चीज बताई है। ठीक है, क्या, रेजिस्टेंस के एक्चुअल में रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर के अंदर के ही वो आयंस, कंडक्टर के अंदर के ही वो आयंस जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से रोकते हैं, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो जाती है। क्लियर है, क्योंकि टाइम बढ़ जाता है फ्लो होने में। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया हमारा भैया रेजिस्टेंस। अब बात करें रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसकी ऐसा यूनिट बता देते हैं। इसकी ऐसा यूनिट है विद्यार्थियों ओम, है ना, क्या है, ओम। ये हमारा ओम का सिंबल है, ये वाला क्या है, ओम। रेजिस्टेंस को हम ऐसा यूनिट ओम में मेजर करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब बात करें रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो रेजिस्टेंस को विद्यार्थियों अफेक्ट करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हम आपको मेन 4 फैक्टर बता रहे हैं। पहला, जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतने ज्यादा ये एक्स्ट्रा आयंस बढ़ते जाएंगे ना, इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में टाइम भी तो ज्यादा लगेगा। टाइम बढ़ा, करंट कम हो रहा, मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जितनी लंबी लेंथ, जितनी लॉन्ग लेंथ उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी शॉर्ट लेंथ उतना कम रेजिस्टेंस। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद्यार्थियों किसके, टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, है ना। इसको अपन डीपली पढ़ेंगे 12th में, थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है ना। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं। हमारा इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जिगजैग पाथ में मूव करता है थर्मल वेलोसिटी से। करंट जैसे उसको टेम्परेचर मिला, गर्म हो गए, तो जिगजैग पाथ में ज्यादा मूव करेगा सीधे चलने की बजाय। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हुआ, करंट की वैल्यू कम हो गई। ठीक है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाया रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया। इससे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है विद्यार्थियों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया, वायर जितना ज्यादा मोटा, रेजिस्टेंस उतना कम, है ना। वायर जितना ज्यादा मोटा, रेजिस्टेंस उतना कम। वायर को हमने मोटा कर दिया। अभी यहाँ पे देखो, मान लो कि ये 3 आयंस थे एक्स्ट्रा जो करंट को रोकने की कोशिश कर, इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब ये वायर हमारा इतना मोटा हो गया, ठीक है, 3 आयंस, इलेक्ट्रॉन के पास स्पेस है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है। ठीक है, अगर मान लो एक आयन यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ऐसे 3 आयन है। अब ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन तो आसानी से पार हो सकते हैं ना, फ्री स्पेस मिला। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर है तीनों पॉइंट। और फोर्थ वाला पॉइंट विद्यार्थियों ये है कि अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। सिंपल सा ना, कॉपर का अलग, आयरन का अलग, एल्यूमिनियम का अलग। ठीक है, हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक, डिफरेंट
मटेरियल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। ये हमारे 4 पॉइंट हो गए। क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? चले अब इसी के साथ आपको छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर कर देते हैं। इन तीनों इक्वेशन को जब हम मिलाते हैं विद्यार्थियों, तो हमारे पास एल टी बाई ए, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, उसे बोलते हैं रो। ठीक है, एल टी बाई ए, और जो रो है विद्यार्थियों, इसे हम बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रजिस्टिविटी, या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दिख रहा है? क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? तो ये हमारा होता है रो। बस रो की जो यूनिट है वो होती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। नहीं 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 गलत है, ओम इंटू मीटर होनी चाहिए। हमको भी नहीं आ रही, बना के देख ले क्या? चलिए बना कर देखते हैं। रो की वैल्यू निकालनी तो ये इधर तो हो गया फॉर्मूला आर इंटू ए बाई एल। इसको लिखें एल इंटू एल, तो एल से एल कैंसिल, क्या बनेगा? आर का ओम, लेंथ का मीटर, ओम इंटू मीटर। कंडक्टिविटी की हो जाती है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ क्या है? ओम इंटू मीटर। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यूनिट निकालनी भी आनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना है ना, गड़बड़ हो सकती है। चले तो ये हो गया हमारा। क्लियर? आगे बढ़े, बड़े आगे। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको ओम्स लॉ समझ में आ गया, रेजिस्टेंस समझ में आ गया, रेजिस्टेंस के फैक्टर समझ में आ गए। अब आपको एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल करवाते हैं, जो बहुत बार, कई बार पूछा जाता है, हर स्टेट बोर्ड में पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ से, अगर लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ से अफेक्ट होता है, तो फिर अगर हम लेंथ को बढ़ा दें या घटा दें तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा या घटेगा। ठीक है, जैसे हमें बोला गया, ये हमने बना दिया है, क्या बनाया? कंडक्टर। क्या बनाया? कंडक्टर। ऐसा स्ट्रक्चर मतलब कंडक्टर। ये कंडक्टर बना दिया। हमें बोला कि कंडक्टर था, ठीक है, एक कंडक्टर है, उसकी लेंथ हमने 5 टाइम्स इंक्रीज कर दी। क्या बोला? कि उसकी जो लेंथ थी L, उसको 5 टाइम्स क्या करा? इंक्रीज कर दिया, 5 गुना बढ़ा दिया, 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। ठीक है, बताओ इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितने टाइम्स, है ना, हाउ मच टाइम्स इंक्रीज होगा, कितना बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है? एक कंडक्टर था, उसकी शुरू में कुछ लेंथ रही होगी, हमने मान ली उसकी लेंथ जो थी वो L थी, मान लो। ठीक है, बाद में क्या कर दिया? 5 टाइम इंक्रीज कर दिया, मतलब बाद में उसकी लेंथ जो हो गई वो क्या हो गई? 5L। ठीक है, 5 टाइम इंक्रीज करा तो पहले L थी, बाद में उसकी लेंथ क्या कर दी हमने? 5L, 5 टाइम्स क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हुआ होगा। तो नॉर्मली सभी को ये लगता है कि अगर इसका रेजिस्टेंस पहले R था और लेंथ थी L, बाद में लेंथ हो गई 5L, 5 गुना 5 टाइम्स, तो रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 5 टाइम्स। लेकिन ऐसा नहीं है विद्यार्थियों, है ना, यहीं पर गलती होती है। अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर गलती करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस को अगर हमने डबल करा तो, सॉरी, लेंथ को डबल करा तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ को 5 टाइम करा तो रेजिस्टेंस भी 5 टाइम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या है सर? आइए आपको बढ़िया सा नया फॉर्मूला बताते हैं, नई ट्रिक बताते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बता रहे हैं, लिख लो, बिल्कुल नोट कर लो, सारे इस टाइप के न्यूमेरिकल से सॉल्व हो जाएंगे। क्या करना है हमें? हमें लिखना है, हमें निकालना है आर न्यू, एन फॉर न्यू, है ना, पूरा लिख देते हैं, आर न्यू, न्यू रेजिस्टेंस, ठीक है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ आर ओल्ड, ओल्ड रेजिस्टेंस। उसने बोला ना हमें कितने टाइम्स बढ़ा दिया, तो बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। तो न्यू रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है, एन इज द नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीजेस, कितने नंबर ऑफ टाइम्स ने बढ़ाया है, ठीक है, लेंथ को। चलिए इसी को निकाल के देखें, तो आर न्यू हमारा क्या होगा? एन का स्क्वायर, कितने टाइम हमने बढ़ाया है, नंबर ऑफ टाइम कितना? 5 टाइम्स, हमने बोला ना 5 टाइम्स लेंथ को बढ़ा दिया, तो 5 का स्क्वायर। और आर ओल्ड हमने क्या लिया है? आर, पहले रेजिस्टेंस आर था, 5 टाइम्स बढ़ा दिया, अब क्या होगा? 5 आर नहीं, कितना होगा? 5 का स्क्वायर, 25 आर ओल्ड, ओल्ड रेजिस्टेंस का 25 टाइम्स हो जाएगा न्यू रेजिस्टेंस। क्लियर है? इस तरीके से सॉल्व करना है ना। अगर हमने डबल कर दी लेंथ तो रेजिस्टेंस डबल नहीं होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? डबल का स्क्वायर, 2 to the 4 टाइम्स। क्लियर है? 5 टाइम्स कर दी तो क्या होगा? 25 टाइम्स। 3 टाइम्स कर दिया तो क्या होगा? 9 टाइम्स। लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ाया, रेजिस्टेंस 9 टाइम्स। लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ाया, रेजिस्टेंस 16 टाइम्स बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो ये वाला न्यूमेरिकल बच्चों बहुत बार आता है, आपको अच्छे से समझना इस चीज को। ठीक है, क्लियर है? आई होप आ गया होगा। आप इसे और भी प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, हम आपका डाउट एकदम बढ़िया तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा विद्यार्थियों रेजिस्टेंस का फैक्टर वाला क्वेश्चन। ठीक है, लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। सेकंड क्वेश्चन विद्यार्थियों ये है कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है।
हाँ, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अभी हमने दो टर्म की बात करी, ठीक है, दोनों मिलती जुलती लग रही है, लेकिन फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है विद्यार्थियों, जो रेजिस्टेंस होता है वो पूरे कंडक्टर पे अप्लाई होता है। रेजिस्टेंस क्या है? पूरे कंडक्टर में एक एंड से दूसरे एंड तक कितना ऑपोजिट फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन को या करंट को कितना रोक रहा है पूरा कंडक्टर, उसे बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी क्या होती है? यूनिट वॉल्यूम में कितना रेजिस्टेंस लग रहा है ना। उसी कंडक्टर का हमने यूनिट वॉल्यूम, ये मार्कर था, इसका हमने यूनिट वॉल्यूम कट कर लिया है, ब्लैक वाला पार्ट यूनिट वॉल्यूम, इसमें कितना, सिर्फ इतने पार्ट में कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, उसे बोलते हैं उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्लियर है? रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस, ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। दोनों की डेफिनेशन हमेशा हम बोलते हैं जब भी डिफरेंस लिखना हो तो फर्स्ट पॉइंट होता है दोनों की डेफिनेशन, लास्ट पॉइंट होता है दोनों की एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट क्या है? मतलब पूरे मार्कर की नहीं भाई, पूरे कंडक्टर के रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या है? ओम। रेजिस्टिविटी की क्या है? अभी निकाल के बताई थी, ओम इनटू मीटर। क्लियर है? थर्ड डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। हमने अभी भी आपको बताया कि वो वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस लेंथ पर। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है। क्लियर है? आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ गई होगी। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की, है ना। रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया, लेकिन अगर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो क्या करें, और वो रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में ग्रुप में काम कर रहे हैं, सीरीज में लगे हुए हैं एक के बाद एक, या फिर पैरेलल में लगे हुए हैं वन बाय वन, अब क्या होगा? सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है, क्या होगा? करंट अच्छे से फ्लो होगा या करंट में प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाएगी? ज्यादा रेजिस्टेंस किस कॉम्बिनेशन में लगता है? हम अपने हाउस होल्डिंग में, हमारे घरों में कौन से वाले कॉम्बिनेशन का, कौन सी वाली ग्रुपिंग का यूज करते हैं, सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस की सीरीज ग्रुपिंग, है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर लिखा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन या फिर सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, रेजिस्टेंस की सीरीज ग्रुपिंग या सीरीज कॉम्बिनेशन। अब विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान से ना, इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। 2 3 भी लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं, लेकिन हम 2 से आपको सॉल्व करके बता रहे हैं फटाफट, क्योंकि हमारा वन शॉट वीडियो है, आपको पता ही है, ठीक है। वन शॉट में हमें क्या करना है? फटाफट से आपको सॉल्व करके बताना, भैया पूरा चैप्टर पढ़ाना है आपको, टेंशन मत लो, फटाफट हो जाएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, और 100% आपके सारे क्वेश्चन हमारे इस लेक्चर से आएंगे, ठीक है, क्लियर। चलें, तो यहाँ से हमने एक बैटरी लगा दी, 2 रेजिस्टेंस को जोड़ा, ये है R1 और ये वाला है R2। R1 और R2 नाम के 2 रजिस्टर हमने लगा दिए, R1 और R2, है ना, मतलब दोनों की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, वो भी अलग अलग, R1 की कुछ और वैल्यू, R2 की कुछ और वैल्यू है। अब बात करें, यहाँ से हमने करंट फ्लो करवाया, तो ये वाला करंट, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिया हमने V1, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस लिया हमने V2। ऐसा क्यों किया सर? क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में कुछ ना कुछ पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, क्योंकि बीच में लग गया रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा, यहाँ का पोटेंशियल कम। एक बात हमेशा याद रखना, करंट हमेशा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से ही फ्लो होता है, करंट हमेशा डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल की वजह से फ्लो होता है, ठीक है। अगर 2 पॉइंट के बीच में कोई पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो वहां पर करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। करंट तभी फ्लो होगा जब एक एंड और दूसरे एंड के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो, किसी का पोटेंशियल ज्यादा हो, किसी का पोटेंशियल कम हो। क्लियर है? तो यहाँ पर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का नाम दे दें, या तो हम इसको ए बोलें, इसको बी बोलें और इसको सी बोलें। ए बी सी में ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा है, बी का पोटेंशियल सी से ज्यादा है, तभी हमारा करंट इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है, वरना करंट फ्लो हो ही नहीं सकता। क्लियर है विद्यार्थियों? चलिए अब डेरिवेशन करके बताएं आपको, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक, इतना। अब बात करें हमें करना है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इस सर्किट का, ठीक है, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। चलिए, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें देखना है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हमने निकाला टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, ठीक है। तो V1 प्लस V2 हम ऐसा कर लें, ठीक है, V को V1 V2 ऐड कर दे, टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। अब B की वैल्यू कैसे निकालें? तो हमें पता है, ओम भाई साहब ने हमें एक लॉ दिया है, एक नियम दिया है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो हमें जब V1 निकालना है तो I इंटू R1 लिख सकते हैं। देखो करंट तो यहाँ से जा रहा है, फ्लो हो रहा है, सेम यहाँ पर भी I, यहाँ पर भी I और यहाँ पर भी I, ठीक है। सीरीज में करंट चेंज नहीं होता, ठीक, सीरीज में करंट चेंज नहीं होता,
पैरेलल में वोल्टेज चेंज नहीं होता, ठीक है, न्यूमेरिकल में इस चीज का ध्यान रखना है हमें। तो V1 ये हो गया। वैसे बात करें V2, तो V2 को हम लिख सकते हैं I इंटू R2, ठीक है, दिख रहा है ना, I इंटू R2। दोनों की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो V की जगह पर हम लिख दें यहाँ पर I इंटू R, ये लिखा भैया I इंटू R। V1 की जगह पर लिखा I R1, V2 की जगह पर लिखा I R2। I कॉमन लिया दोनों जगह से, बचा R1 प्लस R2, I से I कैंसल, बचा क्या, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ऐसा यूनिट है इसकी ओम। क्या पता चला, सीरीज में जब हम किसी भी रेजिस्टेंस की टोटल वैल्यू निकालेंगे, तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कुछ नहीं करना। अगर सीरीज में जुड़े हुए उनको डायरेक्टली ऐड कर दो। जैसे बोले हम यहाँ पर 2 ओम का एक रजिस्टर लगाए, यहाँ पर 3 ओम का एक रजिस्टर लगाए, 2 ओम और 3 ओम। हमसे पूछा बताओ भैया इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना है, नेट रेजिस्टेंस कितना है। तब हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू, टोटल निकालना ना, R नेट या R टोटल 2 प्लस 3, तो R टोटल कितना आ जाएगा, 5 ओम। कितना आ जाएगा, 5 ओम। तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा विद्यार्थियों हमारे इसका, 5 ओम। क्लियर है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, मार्कर में इंक डाल के आते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको। हाँ तो विद्यार्थियों आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हम वापस आ गए इंक डाल के। अब बात करें हम, आपको समझ में आ गया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करेंगे पैरेलल की, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना रहे हैं फटाफट से, ठीक है। ये हमारे रजिस्टेंस का सिंबल है, आपको समझ में आ गया है ना। यहाँ पर हमने सपोज करा एक रजिस्टर और एक ही दूसरा रजिस्टर R1 और R2। अब हमने दोनों को क्या करा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया और इसमें लगा दी एक बैटरी, ठीक है। ये ठीक, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I, तो इसमें से एक करंट जाएगा I1, इसमें से एक करंट जाएगा I2, ठीक है, प्लस माइनस, और यहां से दोनों करंट मिक्स होकर वापस बन जाएंगे I, ठीक है। ध्यान रखना जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट बनाए, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जिस बैटरी से जितना करंट हमने निकाला है उस बैटरी को वापस उतना ही करंट देना है, ठीक है। करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है विद्यार्थियों, ठीक है। जितना करंट यहाँ से निकला है, यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, लेकिन जब दोनों वायर वापस मिक्स होंगे, है ना, मीट करेंगे, यहाँ पर अपन ने कंबाइन किया दोनों वायर्स को, तो वापस हमारा आई जो है वो यहाँ पर आकर फिर से आई बन गया। इसका मतलब क्या, अगर यहाँ से हमने 2 एम्पियर करंट फ्लो करवाया, यहाँ पर दोनों 1 एम्पियर किसी भी पार्ट में टूटते हैं, 1.5 एंड 0.5 में, यहाँ पर आने के बाद फिर से हमारा करंट 2 एम्पियर का बन जाएगा। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। अब बात करें, हमें यहाँ पर चाहिए इसका नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है विद्यार्थियों। तो देखो यहां से यहां तक का दोनों वायर इस पॉइंट से इस पॉइंट पे सेम पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का क्या होगा, भी इसका भी और इसका भी। थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है हर एक रजिस्टर का, लेकिन करंट जो है वो सेम होता है। ठीक वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सभी के लिए सेम होता है। अगर यहाँ पर 2 की जगह 200 रजिस्टर्स भी लगे होते तब भी सभी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता भी, लेकिन करंट सबके लिए अलग अलग होगा, ठीक है, सबके लिए क्या होगा, करंट अलग अलग। अब बात करें इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें निकालना है टोटल करंट, ठीक है। पहले अपन ने क्या निकाला था, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। इधर क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था, करंट सेम था। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, करंट अलग अलग, इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, करंट। तो यहाँ पर हमने निकाला करंट, क्या हो जाएगा, I1 प्लस का I2, I1 I2 को ऐड कर दे तो हमारे पास टोटल करंट आ गया। अब बात करें हम ओम्स लॉ की, तो बाय ओम्स लॉ, ओम भाई साहब ने हमें क्या बताया है कि V इज इक्वल टू IR। अगर हमें I की वैल्यू चाहिए तो हम V बाई R इज इक्वल टू I ऐसा लिख सकते हैं, R को इसके नीचे लेकर आ गए। ठीक वैसे ही अगर हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है किसकी, I1 की, तो हम V बाय R1 लिख सकते हैं। I1 को, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V बाय R1। वैसे ही V बाय R2 को हम लिख सकते हैं I2, ठीक है। I1 I2 और I की तीनों वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन में, यहाँ पर इस जगह पर, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा विद्यार्थियों, V बाय R इज इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। V बाय R इज इक्वल टू, V को कॉमन निकाला दोनों जगह से, 1 बाय R1 प्लस का 1 बाय R2, V के साथ V कैंसिल, तो बचा 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हुआ हमारा टोटल या नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब जब हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में सर्किट का नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तब हम क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। मतलब अगर हमसे किसी ने बोला कि इसका रेजिस्टेंस है 2 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम, बताओ
इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लगाए, सॉल्व करें तो हमने लगाया 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। तो 1/r इज इक्वल टू एलसीएम लेके सॉल्व करें। मलिक सर ट्रिक याद ही होगी आई होप आपको। क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 4, 2 से 2 कैंसिल किया बचा 4, यहाँ लिखा 4। ठीक है, बीच में प्लस है, प्लस लगा दिया, 4 से 4 कैंसिल किया बचा 2, यहाँ पर 2 लगा दिया। ठीक है, तो 1/r 4 × 6/2 × 4, 2 3 6, तो हमारे पास 1/r क्या आया विद्यार्थियों, 3/4। ठीक है, अब लोग यहीं पर गलती करते हैं, वो लिख देते हैं r की वैल्यू है 3/4, नहीं, ये तो 1/r की वैल्यू है। हमें चाहिए सिर्फ r की वैल्यू, नेट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो हमें r की वैल्यू निकालनी है। हम इसका रेसिप्रोकल करें, r को ऊपर ले जाएं तो ये ऊपर और ये नीचे, तो हमारे पास r क्या आएगा विद्यार्थियों, 4/3। 4/3 अब कैंसिल करें तो आंसर क्या आएगा, 1.33 ओम। ये होगा हमारे इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम रेजिस्टेंस को किस तरीके से निकालते हैं, किसी भी सर्किट का नेट रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, जब वो सीरीज में है या जब वो पैरेलल में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके अलावा किस टाइप के न्यूमेरिकल आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन बढ़िया वाले न्यूमेरिकल करेंगे विद्यार्थियों, थोड़ी देर और रुको, अपन इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, ओम्स लॉ, इन दोनों को मिलाकर एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बना के अच्छे न्यूमेरिकल करेंगे। एक या दो न्यूमेरिकल में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपको सारी चीजें पता चल जाएगी, सीरीज में क्या करना है, पैरेलल में क्या करना है, पैरेलल में पावर कैसे निकालनी है, सीरीज में पावर कैसे निकालनी है। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप भरोसा रखो, ट्रस्ट रखो, सारे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के आपको आज हम क्लियर करवा कर ही जाएंगे। ठीक है, चले इसको मिटा रहे, आगे बढ़े। ठीक है, आई होप आपने नोट कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो पॉज करके इसको नोट कर ले, है ना। बड़े काम की चीजें सारी आपकी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, इससे ही रिलेटेड सारे टॉपिक आएंगे आपकी बोर्ड एग्जाम में, सारे टॉपिक वही आएंगे विद्यार्थियों जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्यार्थियों, क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक काम करें, उससे पहले इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लें, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ लें। चले इलेक्ट्रिक पावर पढ़ते हैं, फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है विद्यार्थियों, इसको हम P से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है जनरली, कि कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है, किस रेट से, मतलब पर सेकंड में वो कितनी एनर्जी खा रही है। ठीक है, पर सेकंड में वो कितनी एनर्जी खा रही है, कितनी एनर्जी को यूज कर रही है, कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंज्यूम कर रही है, उसी चीज को हम बोलते हैं उसकी इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, जो किसी भी चीज की इलेक्ट्रिक पावर, जैसे बात करें हम किसी ट्यूबलाइट की, किसी बल्ब की इलेक्ट्रिक पावर क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो पर सेकंड में कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करती है, वही है उसकी इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है विद्यार्थियों वाट। क्या होती है, एसआई यूनिट होती है इसकी वाट। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, हम बात करते हैं हमारे एलईडी जो बल्ब होते हैं, 12 वाट का आता है, 9 वाट का आता है, जनरली यही होते हैं, 9 वाट, 12 वाट, 18 वाट, ज्यादा हेवी पे ले जाए तो 200 वाट। वैसे हमारा एक इलेक्ट्रिक हीटर आता है 2000 वाट का, डब्ल्यू से इसको शो करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू, है ना, वाट। ठीक है, क्लियर है। तो हमारी इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है विद्यार्थियों, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है ना, किस रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करती है, उसी रेट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट डिवाइस। क्लियर है डेफिनेशन। आगे बढ़े, इसका फॉर्मूला और न्यूमेरिकल देखें, चले आए। ठीक है, अब विद्यार्थियों इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई। क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज, I फ्लोइंग करंट है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम चेंज करें थोड़ा सा, तो हम ओम्स लॉ का यूज करें, तो ओम भाई साहब ने क्या बताया, V इज इक्वल टू आई आर। अगर इस V की वैल्यू हम V की जगह पर रख दें, तो इस V की जगह पर रखा हमने I इंटू आर, तो यहाँ हो गया I इंटू आर और एक और I, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, I स्क्वायर इंटू आर, है ना। क्या फॉर्मूला बनेगा विद्यार्थियों, I स्क्वायर इंटू आर। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम यहां से V बाय आर ऐसा I की वैल्यू निकाल लें और इस I की वैल्यू को वापस पुट करें इसी फॉर्मूले में, ठीक है, तो क्या हमारा कुछ ऐसा फॉर्मूला बनेगा, P B को तो हमने सेम रखा,
आई की जगह पर रखा हमने V बाय आर, तो क्या हमारा फॉर्मूला बनेगा विद्यार्थियों, V स्क्वायर बाय आर, ठीक है, V स्क्वायर बाय आर। क्लियर? तो हमारे इलेक्ट्रिक पावर के 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, आप नोट कर लो फटाफट से इसको, है ना, 3 फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक और चीज बता देते हैं, उसके बाद नोट करना, ठीक है। जब जब हम एक ही डिवाइस की बात करें, किसी एक ही डिवाइस की, कोई एक बल्ब है, एक हीटर है, एक टीवी है, एक फैन, कुछ भी है ना, एक एसी है, कुछ भी, अगर सिंगल डिवाइस है, ठीक है, एक कोई डिवाइस है, और अगर हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू दे रखी है और पूछा है इलेक्ट्रिक पावर, हम सिंगल डिवाइस के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 100% ट्रू है, सारे आंसर हमारे आ जाएंगे, ठीक है, फॉर सिंगल डिवाइस, ठीक है। अब एक से ज्यादा डिवाइसेस हैं, 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस हैं, तो अब या तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगी या तो वो सीरीज में होगी, है ना, दो में से किसी ना किसी एक कॉम्बिनेशन में होगी। अब हमें उसकी इलेक्ट्रिक पावर निकालनी है, तो हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे, लेकिन कब और कैसे, तो हम आपको एक सीक्रेट बता रहे हैं विद्यार्थियों, जब जब हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो। कौन सा कॉम्बिनेशन हो? सीरीज, हमारी जो डिवाइसेस है वो सीरीज में जुड़ी हुई है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सभी के लिए सेम होता है, ठीक है। और जब जब हमारी जो डिवाइसेस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड हो, तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो अब नोट करो आप इसको, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला, और सिंगल डिवाइस के लिए ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूले लगाएंगे, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, है ना, कुछ भी नहीं बचेगा। एक न्यूमेरिकल आपका ऐसा नहीं जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे आज, ठीक है। क्लियर है? नोट कर लिया है? कर लिया नोट? आगे बढ़े, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी पढ़ा दिया आपको साथ में, ठीक है। उसके बाद बढ़िया से न्यूमेरिकल करेंगे, सारे टाइप के न्यूमेरिकल करके आपको आपका चैप्टर क्लियर, बस छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। चले आगे बढ़े, यहां पर हम आपको बताने वाले हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल ने हीटिंग का एक लॉ दिया था, ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या फिर इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं जूल्स लॉ को, ठीक है, क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट या फिर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है। अब क्या बताया था जूल नाम के भाई साहब ने, ठीक है, आपने सुन रखा ना, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। किस, ठीक है, क्यों? जूल भाई साहब ने बताया था। अब देखो जूल ने क्या बताया, जूल ने ये बताया कि अगर हम किसी कंडक्टर में से, ठीक है, कंडक्टर बना दें, कंडक्टर बोले हम इसको, या कंडक्टिंग मटेरियल बोले, है ना, मतलब हो सकता है कि वो वायर ना हो, उस वायर वाले कंडक्टिंग मटेरियल से हमने एक कॉइल बना दी, हमने हीटर बना दिया कॉपर वायर से, कॉपर के मटेरियल से हीटर बना दिया, वाटर हीटर, ठीक है। तो कॉपर का है ना, कॉपर क्या है? कंडक्टर है, ठीक है, क्या है? कंडक्टर है ना। हमने टोस्टर बनाया, टोस्टर के अंदर वायर लगा दिए मेटल्स के, ठीक है, ठीक है, अलॉय भी लगाते हैं उसमें, ठीक है, या कहीं पे मेटल के लगा देते हैं, मेटल का कोई डिवाइस है, ठीक है। हमारा जो एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है जिसमें टंगस्टन का वायर यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सारे डिवाइसेस जिसमें हम क्या कंडक्टिंग मटेरियल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? कंडक्टिंग मटेरियल, जिसमें करंट फ्लो हो सकता है, ठीक है। अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल में से करंट को फ्लो करवाते हैं, क्या करवाते हैं? करंट को फ्लो करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है? हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है विद्यार्थियों? हीट एनर्जी जनरेट होती है। हीट बोले या हीट को हीट एनर्जी बोले, एक ही बात है ना। हीट एनर्जी जनरेट होती है, हीट निकलने लगती है, ठीक है। तो जूल ने ये बताया कि जब हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल में से करंट को फ्लो करवाएं, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हुई है, जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट हुई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम ऑफ फ्लोइंग करंट के, ठीक है। कैसे? टाइम ऑफ फ्लोइंग करंट के। अब जूल भाई साहब का मतलब क्या है इसको बोलने का, कि जितने टाइम तक हम करंट को फ्लो करवाएंगे उतनी ही ज्यादा हीट जो है वो जनरेट होगी। जितने टाइम तक करंट को फ्लो करवाएंगे उतनी ज्यादा क्या होगी? हीट जनरेट होगी, ठीक है। क्या करना है हमें? पोटेंशियल डिफरेंस कितना देना है, करंट कितना देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या देखना है? टाइम। जितने ज्यादा टाइम तक करंट फ्लो करवाया उतनी ही ज्यादा क्या होगी? हीट जनरेट होगी, ठीक है। अब यहां पर जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप सभी को पता है क्या लगता है? कांस्टेंट। और यहां पर दो चीजें कांस्टेंट है विद्यार्थियों, एक तो है पोटेंशियल डिफरेंस V और दूसरा है करंट। एक तो है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा क्या है? करंट। मतलब इस इक्वेशन में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज और करंट दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। तो जूल भाई साहब ने यही बताया कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल में से अगर करंट को फ्लो करवाएं तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रही वो उस कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि कितने टाइम तक हमने करंट को फ्लो करवाया, और पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वहां पर दोनों कांस्टेंट है ना, दोनों कांस्टेंट है। उस पर डिपेंड नहीं कर रही हीट इस पर डिपेंड करेगी टाइम ऑफ फ्लोइंग करंट।
क्लियर है? आई होप आपको बढ़िया क्लियर हो गया होगा। अब इसी तरीके से है ना, इस फॉर्मूले को हम इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो वी आई, अब हम एच के फॉर्मूले लिखें तो वी आई में हम क्या लिख सकते हैं, एच को पढ़ाई तो एनी टाइम होती रहेगी, चाय जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भैया रंजित सर चाय लेके आ गए, रंजित सर का दिल हम तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर चाय पियेंगे तभी तो एनर्जी आएगी। मिशेल सर भी आ गए, आ जाइए मिशेल सर। और एनर्जी आएगी तो ही तो पढ़ा पाएंगे अच्छे से। यार रिकॉर्डिंग क्लास में हमारे मैथ्स वाले रंजित सर और हमारे मिशेल सर की एंट्री हुई है चाय के साथ, चाय लेकर आए हमारे लिए, है ना। तो बच्चों एक टी ब्रेक लेते हैं छोटा सा, वीडियो को थोड़ा देर ठीक है, वीडियो को पॉज करते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद आपको इसके आगे के सारे टॉपिक बढ़िया तरीके से समझाते हैं, ठीक है। आप लोग भी छोटा सा एक ब्रेक ले लो, ठीक है, 5 मिनट में लौटते हैं आपके साथ, ठीक है, ओके। आ गए हम टी ब्रेक के बाद, ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्या किया था हमने, ये हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, ठीक है। तो हम बता रहे थे आपको कि इस फॉर्मूले को हम इस टर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर V इंटू आई को हम क्या लिख सकते हैं विद्यार्थियों, P, तो एक तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा PT, क्लियर है। आगे बात करें, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर हमें इस P को चेंज करना है, P की जगह अगर हम ये लिखें तो क्या हमारा फॉर्मूला विद्यार्थियों कुछ ऐसा बनेगा, I स्क्वायर R इंटू टी, आई स्क्वायर R इंटू टी। और अगर हम P की जगह पर ये रख दें यहां पर, तो क्या हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाएगा, V स्क्वायर बाय R इंटू टी। क्या हमारे पास ये 3 फॉर्मूले आ रहे हैं विद्यार्थियों, ठीक है। आई होप आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। तो हम पावर को ऐसे 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 लिख सकते हैं और हीट को ऐसे 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 लिख सकते हैं, और ध्यान रखना है हमें यूनिट लिखना नहीं भूलना, ठीक है। सभी जगह पावर की यूनिट क्या बताइए, वाट, है ना, या तो कैपिटल W, ठीक है। इस तरीके से वाट और जूल जो है वो हीट और पावर की क्या है, यूनिट है विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब हम बढ़िया से आपको न्यूमेरिकल करके बताना है इसके, ठीक है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी हो गया और इलेक्ट्रिक पावर भी हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं विद्यार्थियों, हम बढ़िया से न्यूमेरिकल करने वाले हैं इनके, ठीक है। आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये वाला पूरा चैप्टर कि कौन से न्यूमेरिकल को किस तरीके से सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला किस न्यूमेरिकल में यूज होगा, सारी चीजें हम आपको डिटेल में अब बताने वाले हैं ना, ध्यान से। अब आगे जो 10 मिनट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको पढ़ना है बिल्कुल कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है किस न्यूमेरिकल में, ठीक है विद्यार्थियों। तो सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, सारे न्यूमेरिकल लिख रहे हैं इस चैप्टर के, ठीक है। जो जो न्यूमेरिकल हमने अभी निकाले हैं, सॉरी जो जो फॉर्मूला अभी हमने निकाले, सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करें सबसे पहले तो सीरीज का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 RN। अगर हमें सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालना है टोटल, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। आगे बढ़े, 1 बाय RP पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तो क्या होगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस डॉट 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 1 बाय RN। इस फॉर्मूले से हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है B इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ, ठीक है। B इज इक्वल टू IR ओम्स लॉ। जब भी कोई चीज ना दिखे, हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ओम्स लॉ लगाकर देख लो, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाएगी। यूनिवर्सल फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, जहां कुछ नहीं लग रहा वहां ओम्स लॉ लगाकर देखो क्या पता लग रहा है, किसकी वैल्यू फाइंड हो रही है, क्लियर है। चलिए इसके बाद बात करें विद्यार्थियों हम इलेक्ट्रिक पावर की, तो पावर के हमने 3 फॉर्मूले देखे, एक देखा V इंटू आई, एक देखा V स्क्वायर बाय R और एक देखा I स्क्वायर इंटू R, ठीक है। तीनों फॉर्मूले आपको पता है, पैरेलल का कौन सा है, सीरीज का कौन सा है और सिंगल डिवाइस का कौन सा है। अभी ये सॉल्व करेंगे ना और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बात करें हम हीट का फॉर्मूला, तो हीट के हमने 4 फॉर्मूले देखे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला I स्क्वायर RT और एक और देखा था हमने VIT, ये फॉर्मूले देखे, ठीक है। पावर हो गया, हीट हो गया, ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। आई होप इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं होने वाला, ठीक है। देखेंगे अगर कुछ होगा तो बताएंगे, वैसे तो नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो चलिए विद्यार्थियों अब देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास 2 बल्ब लगे हुए हैं, एक ये बल्ब और एक ये बल्ब, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी सी हमारी खराब है भाई लोग, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आपको। ये 2 बल्ब हमने लगा दिए, दोनों है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, एक बैटरी से जोड़ दिया हमने इनको, ये ऐसे। बैटरी का जो वोल्टेज है वो है 60 वोल्ट का, ठीक है, क्या है 60 वोल्ट का, क्लियर। अब आगे बढ़े, यहाँ पर देखा हमने जो दोनों बल्ब है उनके रेजिस्टेंस हमें पता है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम और इसका रेजिस्टेंस जो है वो है 200 ओम, क्लियर। 100 ओम एंड 200 ओम। हमसे पूछा गया कि बताओ दोनों बल्ब में कितना कितना करंट फ्लो हो रहा, तो हमने इसको लिया I1, इसको लिया I2,
ठीक है। और हमसे पूछा गया कि दोनों बल्ब कितना पावर कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, कितना पावर है। ये दो क्वेश्चन हमें क्या बोले उसने निकालने, ठीक है। दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें करना, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी। और अगर साथ में वो हमसे ये भी पूछ ले कि बताओ एक ही न्यूमेरिकल में कर ले क्या सारी चीजें, अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसने साथ में हमसे ये भी बोला, पावर भी पता चल गया, ठीक है। उन्होंने बोला पावर भी निकालो। उसने बोला कि अगर हम दोनों बल्ब को क्या कर रहे हैं, इसको दोनों बल्ब को हमने 10 मिनट तक चलाया, है ना, 10 मिनट तक हमने दोनों बल्ब को चलाया, तो बताओ दोनों बल्ब कितनी हीट जनरेट करते हैं, कितनी हीट प्रोड्यूस करते हैं, ये भी निकालना भैया 10 मिनट में, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। क्या बोला, दो बल्ब हैं, दोनों के रेजिस्टेंस देकर रखे, ठीक है, पैरेलल में है, बैटरी बता दी 60 वोल्ट की। अब उसने बोला बताओ दोनों बल्ब कितनी पावर कंज्यूम करते हैं, और अगर पावर कंज्यूम कर रहे हैं तो कितनी हीट जनरेट करते हैं, और ये भी बताओ कि दोनों बल्ब में से कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपके सारे फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले लगभग यूज हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चले आगे बढ़े। चलो सबसे पहला काम क्या है हमारा, गिवन डाटा, है ना, यहीं पर लिख रहे हैं। सबसे पहला काम क्या है विद्यार्थियों, गिवन डाटा लिखना कि क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले देखिए दो बल्ब का रेजिस्टेंस है, R1 है 100 ओम, ठीक है, R2 है भाई साहब 200 ओम, लिख दिया हमने 200 ओम। बात करें पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है 60 वोल्ट, ठीक है भैया, ये भी लिख दिया हमने 60 वोल्ट। और टाइम है विद्यार्थियों हमारे पास 10 मिनट का। अब यहाँ पर ध्यान रखना, टाइम को हमेशा हमें कन्वर्ट करना है सेकंड में, है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 600 सेकंड्स, टाइम कितना हो गया 600 सेकंड्स का, ठीक है। हमेशा हमें ऐसा यूनिट में सॉल्व करना है हमारे न्यूमेरिकल को। कैसे सॉल्व करना है, ऐसा यूनिट में। दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों आपको ये नीचे वाली वैल्यू, ठीक है, सारी चीज दिखाई दे रही है। चले एक काम करें, ऊपर लिख दे, दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा तो अपन इसको ऊपर लिख लेते हैं। चले यहाँ लिख देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिखा हमने, ठीक है, ये तो दिख रहा है ना। अब बात करें हम यहाँ पर टाइम की, टाइम था हमारा 10 मिनट का, तो हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में, तो 10 × 60 ये हो जाएगा 600 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया भैया टाइम। क्लियर है। अब देखिए हमें सॉल्व क्या क्या करना है, हमें निकालना है एक तो पावर दोनों की P1 P2, ठीक है, क्लियर। दूसरा हमें निकालना I1 I2 कि दोनों कितनी कितनी कितना कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं, और तीसरा हमें निकालना है कितनी कितनी हीट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। चले स्टार्ट करें। सबसे पहले तो हम बात करें हमें पावर निकालने के लिए क्या चाहिए। अगर हम सबसे पहले पावर निकालने की सोचें, ठीक है, मैंने बोला पावर निकालो P1 P2, तो हमें पता है कि भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला पैरेलल वाला, यही है ना पैरेलल वाला, ठीक है। पैरेलल वाला फॉर्मूला ये लगेगा, तो यहां पर लगा दें हम P = किसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए P1 B²/R। क्या हमारे पास वोल्टेज है, बिल्कुल है, कितना है 60 वोल्ट। तो क्या 60 वोल्ट इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, हमने यही तो आपको समझाया अभी पूरे लेक्चर में। क्या समझाया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सभी का सेम। दो बल्ब है, अगर 2000 बल्ब भी लगे होते पैरेलल में, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता, सेम होता 60 वोल्ट, ठीक है। करंट अलग अलग और सीरीज में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग, ठीक है। तो 60 × स्क्वायर है, एक और बार लिखे 60। रेजिस्टेंस कितना है विद्यार्थियों 100, यहाँ पे लिखा हमने 100। इस वाले का 00 से दोनों जीरो कैंसिल, कितना आया 36 वाट। तो भैया पावर हमारे पास आ गई इस बल्ब की, ये वाला 36 वाट का बल्ब है। आप लोगों को पता है बल्ब को, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को कैसे खरीद के लाते हैं हम, भैया 10 वाट का एलईडी बल्ब देना, 9 वाट का देना, 12 वाट का देना, ठीक है, 1500 वाट का 1500 वाट का हीटर चाहिए हमें, ठीक है, 2000 वाट का टोस्टर, इलेक्ट्रिक टोस्टर चाहिए, ठीक है। तो कैसे लेके आते हैं, वॉट में आते हैं ना, हमेशा किस में लाते हैं, वोट में। मतलब हमें वॉट ये बताता है कि वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करेगा, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को वो कंज्यूम करता है, ठीक है। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना करंट कंज्यूम कर रहा है ना, मीनिंग क्या है, कितना करंट वो पर सेकंड में कंज्यूम कर रहा है, वही उसकी पावर है, ठीक है। चलिए तो हमारे पास P1 आ गया। अब बात करें विद्यार्थियों P2 की, P2 के लिए सेम फॉर्मूला, ये पैरेलल में 60 × 60। हाँ रेजिस्टेंस इसका अलग है, रेजिस्टेंस कितना है 200, तो 00 से 00 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा 36/2, आंसर आया 18। तो P2 कितना आया विद्यार्थियों 18 वाट। मतलब जो दूसरा वाला बल्ब है, ये वाला बल्ब हमारा कितना है 18 वाट का, ये वाला बल्ब कितना है 36 वाट का। दो बल्ब मिल गए हमें, ये वाला भी ये वाला भी,
क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं विद्यार्थियों हमें निकालना भैया इसका करंट, कि दोनों में कितना कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें पावर तो पता चल गई है ना, पावर हमें पता चल गई, इसकी पावर इतनी, इसकी पावर इतनी। हमें क्या दोनों का रेजिस्टेंस पता है? बिल्कुल पता है। रेजिस्टेंस भी हमें पता है। क्या हमें दोनों का वोल्टेज पता है? बिल्कुल पता है। वोल्टेज भी तो पता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया एक फॉर्मूला है हमारे चैप्टर में, यूनिवर्सल फॉर्मूला। क्या करना है, कहीं भी लगा दो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ ही जाएगी। ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ लगा दें आर और बी, तो क्या ये आई आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। यहां पर लगा दिया हमने ओम्स लॉ, किसके लिए? फर्स्ट वाले 100 ओम वाले रजिस्टर के लिए, और 100 ओम रजिस्टर। ठीक है, ओम्स लॉ लगा दें, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये रहा हमारा ओम्स लॉ। V कितना है? 60। पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम होता है ना सभी के लिए, 60। आई हमें निकालना है, आई को हमने क्या लिया है इसके लिए? I1। आर कितना है विद्यार्थियों? 100 फर्स्ट वाले का, तो I1 आ जाएगा 60/100 इज इक्वल टू I1। 0 से 0 गया, इसको कैंसिल करा 0.6, तो हमारा I1 की वैल्यू क्या आई विद्यार्थियों? 0.6 एम्पियर। चलिए बहुत बढ़िया, I1 आ गया हमारे पास। 36 वॉट पावर वाले बल्ब में जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.6 एम्पियर। ठीक है, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट हमारा है ये वाला बल्ब, 18 वॉट का बल्ब है जिसका रेजिस्टेंस 200 वॉट है। ठीक है, 18 वॉट का बल्ब है, सॉरी, जिसका रेजिस्टेंस 200 ओम है। ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा? तो I2 निकालें, इसी तरीके से निकालेंगे। ओम्स लॉ लगाएंगे, 60 इंटू I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है अब? 200, तो 60/200 इज इक्वल टू I2। 0 से 0 गया। ठीक है, अब डिवाइड करना है, पहले छोटी वैल्यू कर ले, 2 3 जा और ये 10। ठीक है, 2 3 जा 6 और 2 1 2। सही है, तो क्या आंसर आ रहा है? 3/10 इज इक्वल टू I2। 0.3 एम्पियर आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। I2 आया हमारे पास विद्यार्थियों 0.3 एम्पियर। ठीक है, एक चीज यहाँ पे हमें इन दोनों आंसर से एक चीज और पता चल रही है, 0.3 एम्पियर I2, 0.6 एम्पियर I1। क्यों? क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग था। अब देखो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसमें करंट कम फ्लो हो रहा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को कम कर देता है, और यही तो करंट है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इस वाले रेजिस्टेंस ने के पास ज्यादा पावर है, 200 ओम का रजिस्टर है हेवी वाला, तो वो क्या करेगा? नंबर ऑफ फ्लोइंग चार्ज को, नंबर ऑफ चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं पर सेकंड, उसको कम कर देगा, तो करंट की वैल्यू ऑटोमेटिक कम हो गई। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस क्या है? 100 ओम, इससे आधा है, तो इसमें करंट इससे डबल फ्लो हो रहा है। देखो, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है, चार्ज ज्यादा फ्लो हो रहा है, करंट बढ़ गया। क्लियर है? शुरुआत में इसी चैप्टर में पढ़ाया था, वही वाली चीजें क्लियर हो रही है अब, है ना, कि रेजिस्टेंस क्या काम करता है? करंट की वैल्यू को इस तरीके से कम ज्यादा कर सकता है। रेजिस्टेंस बढ़ाया, करंट कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। रेजिस्टेंस कम किया, करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ चार्ज का फ्लो जो है वो बढ़ जाता है। क्लियर? ठीक है, आधा न्यूमेरिकल तो हो गया भाई साहब। अब बात करेंगे हम हमारे लास्ट पार्ट की, जिसमें हमसे पूछा गया, बताओ दोनों बल्ब कितनी हीट जनरेट करते हैं। एक 36 वॉट का है, एक 100 वॉट का। दोनों बल्ब सूर्या के, सूर्या कंपनी के, एकदम रेड वाले, येलो रेड। ठीक है, बहुत हीट देते ना, पता ही है। पहले वाले बल्ब जो आया करते थे, आजकल तो एलईडी आ रहे हैं जो बहुत कम हीट जनरेट करते हैं, लेकिन वो वाले तो भयंकर हीट जनरेट करते थे। ठीक है, हमने एक शॉर्ट में बताया भी है आपको, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, आप उसको देखिएगा, आपको पता चलेगा। ठीक है, अब बात करें कितनी हीट जो है जनरेट कर रहे हैं। चलिए लगा देते हैं हीट वाला फॉर्मूला। हीट क्या बोला है हमने? हमें पावर पता चल गई। पावर क्या है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? ये पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और एक और कौन सा फॉर्मूला है? ये वाला, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ये V² R और T V²। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सबके लिए सेम होगा। ठीक है, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? सेम है। ठीक है, टाइम हमें पता है 10 मिनट है, मतलब 600 सेकंड, ये लिखा है यहाँ पर। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें पता है, लगाएं। चलो ये वाले फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, है ना, इस वाले फॉर्मूले से। V² 60 इंटू 60 बाय, किसके लिए कर रहे हैं? हीट अपन फर्स्ट वाले बल्ब के लिए, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम। तो 60 इंटू 60 बाय 100 इंटू टाइम कितना है? 600। टाइम कितना है? 600। देखिए, इससे ये कैंसिल, दोनों वैल्यू। ठीक है सर, कैंसिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमारे पास H1 आ गया, मतलब 100 ओम वाले रजिस्टर का जो हीट है वो आ गई
6 6 36 और 36 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 में तो 6 6 36 बचा 3, 6 3 18 और 3 21। ठीक है, तो ये अब 1 0 2 0 2 ही 0 है, 2 0 लगा दिए तो हमारे पास आ गया 21,600 जूल। इतनी हीट जनरेट करेगा हमारा फर्स्ट वाला बल्ब। ठीक है, कितनी 21,600 जूल हीट जनरेट करेगा हमारा फर्स्ट वाला बल्ब, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम है। क्लियर है, क्लियर हो रहा है आपको। अब सेकंड वाला करें 200 ओम के लिए तो 60 इंटू 60 बाय रेजिस्टेंस कितना है, अब 200 इंटू 600, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 1 2 2 3 6। ठीक है, 2 3 6। अब मल्टीप्लाई कर दें तो H 200, 6 6 36, 36 का मल्टीप्लाई करें हम 3 में तो कितना आएगा 108, 36 3 108। ठीक है, 36 का टेबल तो आपको याद ही होगा ना, नहीं याद है तो याद करो भैया, मुझे तो याद है। 36 3 108, कितने जीरो है 2, ये 2 जीरो लगा दिए और यूनिट लगा दिए जूल। तो यहाँ पर हमारे पास आ गई इसकी अमाउंट ऑफ हीट 10,800 जूल। ठीक है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है ये वाला बल्ब और इतनी अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है ये वाला बल्ब। क्लियर है, तो हमने एक ही न्यूमेरिकल में आपको सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें निकालना सिखा दी है। जो जो चीजें वो पूछता है वो वाला फॉर्मूला लगाएं। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप फॉर्मूले को लिख ले रफ में, उसके बाद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। जो फॉर्मूला है, जो वैल्यू गिवन है, उसके हिसाब से जो फॉर्मूला रिक्वायर्ड है वो फॉर्मूला लगाएं और उसको सॉल्व कर दें। आई होप आपको पूरे लेक्चर की सारी चीजें जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगर कोई डाउट रह जाता है इसके बावजूद आप बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम आपके डाउट पर एक बढ़िया सा वीडियो बनाएंगे, है ना, आपके हर एक डाउट का रिप्लाई करेंगे, हर एक डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, अगर किसी को भी इस चैप्टर के, साइंस में, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए इस टाइप से, ये नोट्स हमने बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाए हैं। ठीक है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर हमें डीएम करें। ठीक है, इंस्टाग्राम के पेज की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप उसमें सिर्फ डीएम करें नोट्स और चैप्टर का नाम, हम उस चैप्टर की पीडीएफ नोट्स आपको सेंड कर देंगे। ठीक है, और बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं। ठीक है, तो जल्दी से मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहे, क्योंकि कुछ भी हो जाए विद्यार्थियों, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए।